हेलो, नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू ऑल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की प्रिपरेशन अपने फुल स्विंग पर होगी और अच्छी चल रही होगी, ऐसी उम्मीद भी है। और एक दिन के गैप के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं। तो आज हम मेनली जो डिस्कस करेंगे वो लगभग लगभग पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, वो भी मेंस के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आप मेंस की प्रिपरेशन करके चलेंगे तो आपके प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन के लिए अलग से स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको प्रीलिम्स की अलग से करनी है फिर आपको मेंस के लिए अलग से स्ट्रेटेजी बनानी है। ऐसा कुछ भी डिवीजन नहीं है। ठीक है, तो इतनी आसान चीजें हैं यहाँ पर। और आपको प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए अलग से कोई एक स्पेसिफिक अप्रोच का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, तो इसलिए हम लोग आज मेंस के कुछ क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जितने हमारे हो जाएंगे, जितना टाइम अलॉटेड है हम लोगों को उसमें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगर छूटता है तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का आपके साथ इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट रहती है और यूपीएससी की डिमांड क्या है, और हमें उसी के अकॉर्डिंगली फिर कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। राइट, तो ये सारी चीजें हमें देखनी रहेंगी। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। तो पहले आपको मैं कुछ टर्मिनोलॉजी से अवगत कराऊंगा, क्या, ताकि आपको क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के टाइम पर कुछ डिफिकल्टीज एज सच ना आए। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, देन उसके बाद हम क्लियर ये आपको दिख रहा है, सब कुछ पता चल रहा है? यस ओके, सर। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। तो देखो, ये हमारा जो है मेंस जीएस पेपर 2। और इसके अंदर क्या है आपका, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, राइट। और फिर बाद में, हाँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चल रहे हैं, वहां से हम लोग फिर चीजों को देखना शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है। सिलेबस फॉर इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें आप देखो। ठीक है, तो इससे पहले अभी हम इसको यहीं पर रोकते हैं और आगे कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता क्या है। तो आप ये समझ लीजिए कि अपने देश से बाहर जो चीजें घटित हो रही हैं, जो घटनाओं परिघटनाओं को हम लोग देखते सुनते और पढ़ते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय जगत का हिस्सा होती हैं। ठीक है, इस दुनिया का, इस विश्व जगत का हिस्सा होती है। इसलिए वो इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल न्यूज, ठीक है, या इंटरनेशनल परिदृश्य कहलाती है। सपोजिटली अगर आप यहाँ से चाइना घूमने गए तो आप क्या बोलोगे कि मैंने भी एक बार इंटरनेशनल टूर किया हुआ है। तो यानी आप देश से बाहर चले गए तो आपका इंटरनेशनल टूर हो गया। इवन अगर आप नेपाल भी चले गए तो भी आपने इंटरनेशनल टूर कर लिया। ठीक है, या फिर आपने कोई टूर्नामेंट खेल लिया किसी विदेशी प्लेयर के साथ, सपोजिटली आपने किसी ऐसे इवेंट में पार्ट लिया जहां पर कुछ और देश के लोग भी हिस्सा ले रहे थे, तो वो ऑटोमेटिकली जो टूर्नामेंट है वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अपने देश से बाहर जो भी चीजें घटित होती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जगत का हिस्सा होती है। लेकिन हम यहाँ पर जो मेनली बात करेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करेंगे, संबंधों की बात करेंगे। ठीक है, कि एक देश के साथ दूसरे देश के संबंध किस प्रकार से बनते और आगे चलकर डेवलप होते हैं, और कभी कभार उनमें डेंट लगता है तो वो बिगड़ भी जाते हैं। जैसे भारत चाइना के जो रिश्ते हैं वो बहुत फ्लक्चुएट यानी कि उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। एक बार युद्ध भी हो चुका है। तो इन सारी प्रकृतियों को, यानी जो नेचर है रिलेशंस का, उन सभी को हम पढ़ेंगे, कैसे बिगड़ते हैं वो, कैसे बनते हैं, और उनको बनाए रखने के लिए और कि कूटनीति का कैसे इस्तेमाल होता है, इन सब चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप समझ गए कि अंतर्राष्ट्रीय क्या है। ठीक है, तो यानी जो अंतर्राष्ट्रीय जगत है उसमें फिर आपका, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि देशों के अलावा संस्थाएं भी होती हैं। ठीक है, जैसे WTO हो गया,
वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ठीक है, ये कुछ आर्थिक संस्थाएं हैं जो अर्थतंत्र को देखती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलती हैं। फिर ऐसे ही आपका ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि सभी राष्ट्रों का संघ है, जिसमें लगभग 193 देश शामिल हैं, राइट। तो इसमें आपको इसका जो स्ट्रक्चर है, किस तरीके से वहाँ बैठकें होती हैं, किस तरीके से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और उसकी क्या अब तक की उपलब्धियां रही हैं, क्या फेलियर रहा है, इन सब पर हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय का मतलब आप समझ ही गए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय में केवल दो देशों के संबंध की बात अकेली नहीं होगी, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की संस्थाएं भी शामिल होंगी, जिन पर हम लोग आगे चल के चर्चाएं भी करेंगे, और जो जो भारत के इंटरेस्ट से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं उनको हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो देखिए पहला ये सिलेबस में बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स, ठीक है, उसका मेनली हम इसको पढ़ेंगे, ये इंडिया को कैसे इफेक्ट करती हैं और कैसे इंडिया का इनमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, ये सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी बायलैटरल रिलेशंस कैसे हैं, रीजनल रिलेशंस कैसे हैं, ग्लोबल रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है। बायलैटरल मतलब यानी दो देशों के बीच के, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच का संबंध, तो बायलैटरल रिलेशन हो गया, यानी द्विपक्षीय संबंध। एक पक्षीय संबंध तो कहीं होता नहीं, ठीक है। अकेला आपके साथ किसी का रिलेशन होगा तभी तो जुड़ोगे, अकेले तो आप अपने आप से जुड़े हुए हो, तो इसलिए यूनिलैटरल रिलेशन कभी नहीं होते हैं, रिलेशन हमेशा होते हैं बायलैटरल, मल्टीलैटरल, ठीक है, यानी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय। वो जो ट्राइलैटरल, क्वाड्रिलैटरल जो होते हैं वो तो फिर एक नंबर को देने के लिए, ठीक है, फिर वो 5 फोल्ड 6 फोल्ड ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली जब हम लोग चीजों को ध्यान में रखते हैं तभी रखते हैं कि जब रिलेशन की बात करते हैं, खासतौर पर संबंधों की बात करते हैं, वो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय होते हैं, ठीक है। जैसे भारत पाकिस्तान का संबंध द्विपक्षीय हो गया, भारत चीन का संबंध, भारत नेपाल का संबंध, भारत बांग्लादेश का संबंध, वो द्विपक्षीय है। इसका मतलब ये हो गया आपका बायलैटरल। ऐसे मल्टीलैटरल यानी एक से दो से ज्यादा जब देश आपस में जुड़ते हैं तो उनके संबंधों को बोला जाता है मल्टीलैटरल रिलेशंस। जैसे अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे ब्रिक्स है, इसमें तो लगभग 11 कंट्रीज, ठीक है, तो ये मल्टीलैटरल रिलेशन वाले एक संस्था हो गई, ठीक है। ऐसी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अब 10 सदस्य हो गए, तो ये भी मल्टीलैटरल हो गई। आपका G20 हो गया, G7 हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो इनमें जो संबंध जो होते हैं वो मल्टीलैटरल लेवल पर होते हैं, यानी बहुपक्षीय स्तर पर संबंध होते हैं। समझ रहे हो बात को? सभी को क्लियरली समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। यस सर, ठीक है, ठीक है, कोई डिफिकल्टीज? नो। ओके ओके, ठीक है। तो यानी पहला जो हमारा ये कह रहा था बायलैटरल, ठीक है, बायलैटरल क्या होता है? फिर होता है रीजनल। रीजनल यानी क्षेत्रीय, जो क्षेत्रीय संबंध होते हैं उनकी बात हम करेंगे, खासतौर पर जैसे भारत के आसपास के जो देश हैं तो उनको नेबरहुड पॉलिसी के थ्रू भी इंडिया जो है अक्सर अपने संबंध स्थापित करता है, ठीक है। तो यानी सार्क, जो साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जो अपना साउथ एशिया जो एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन है, ठीक है, सार्क जो अपना है SAARC, तो ये भी एक प्रकार की रीजनल ग्रुपिंग्स है, यानी क्षेत्रीय संगठन है। ऐसे एक आसियान हो गया, ठीक है, जहां पर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एक साथ मिलकर एक उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन यानी एक तरीके की संस्था बनाई है, ठीक है, आसियान हो गया। आसियान के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो रीजनल लेवल पर बनी हुई हैं, ठीक है। तो आगे हम उनकी और भी चर्चा करेंगे। तो ये जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं, ठीक है, वो ये भी हो सकता है कि जैसे अमेरिका, कनाडा, ठीक है, भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ, जैसे सार्क हो गया, आपका आसियान हो गया, ठीक है, ऐसे यूरोप में यूरोपियन नेशन हो गया। तो ये क्षेत्रीय संगठन है, यानी जो आसपास की रीजन के साथ मिलकर यानी क्षेत्र में मिलकर संगठन बनाते हैं। तो बायलैटरल हो गया, आपका रीजनल हो गया। ग्लोबल ग्रुपिंग्स यानी वैश्विक समूह, यानी जो वैश्विक संस्थान हैं इनको बोला गया है। जैसे आपका
क्या बोलते हैं, G20 एक बहुत बड़ा है, क्योंकि ये किसी एक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो पूरा ग्लोबल हो गया, वैश्विक संगठन है। ठीक है, यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब राष्ट्रों का एक संयुक्त संगठन बनाया गया है, सब लोगों ने मिलकर इसको एक संगठन का रूप दिया है। तो इस तरह की जो ग्लोबल ग्रुपिंग्स की हम लोग बात करेंगे। तो एग्रीमेंट्स, इनके बीच में जो एग्रीमेंट्स होते हैं, चाहे वो बायलैटरल लेवल पर हो, चाहे आपका रीजनल लेवल पर हो, चाहे फिर वो ग्लोबल ग्रुपिंग्स के लेवल पर हो, तो इसमें जो इंडिया के इंटरेस्ट को इफेक्ट करता हो, सिर्फ हमें वही पढ़ना है। बाकी औरों से हमें कुछ लेना देना खास तौर पर उतना नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं, अगर वो कहीं ना कहीं माइन्यूटली भी, मिनिस्क्यूल भी, अगर वो किसी तरीके से अगर थोड़ा बहुत भी इंडिया के इंटरेस्ट को इफेक्ट करता है, तो उसे हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, या वो आपके इंटरव्यू में भी आ सकता है, या आपको प्री में या मीन्स में कहीं पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तो जो बायलैटरल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, ग्लोबल ग्रुपिंग्स के लेवल पर है, उसमें इंडिया का इंटरेस्ट है और या इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्टली। जैसे G20, तो इंडिया G20 का मेंबर है, अच्छा खासा मेंबर है, अभी यहाँ पे जो है वो एक तरीके सबमिट भी हुआ है ना। अब G7 भी चर्चा में आने लगा है, क्यों? इंडिया को 2-3 बार इनवाइट भी किया जा चुका है, इस वजह से इंडिया का इंटरेस्ट वहां है और वो इंडिया के इंटरेस्ट को केटर भी करता है। ठीक है, क्वाड हो गया जिसका हिस्सा खुद इंडिया है, राइट, ब्रिक्स हो गया, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अब आसियान प्लस का जो है भारत हिस्सा है, तो इसलिए हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब नाटो का हिस्सा इंडिया नहीं है, तो क्या पढ़ना पड़ेगा? लेकिन कई बार पढ़ना पड़ सकता है, जैसे हाल ही में ये न्यूज में रहा है, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि इंडिया को भी नेटो प्लस का मेंबर बनाया जाना चाहिए। अमेरिका में कई बार एक कुछ ऐसी बात हो चुकी है, तो इंडिया ने इसको अभी ऑफर को डिनाई किया है। ठीक है, आगे हम इसको और भी डिटेल में इन चीजों को देखने वाले हैं, तो इसलिए ये चर्चा में है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर यहाँ इंडिया का वो ना होता, मतलब जिक्र ना होता, तो क्या पढ़ना पड़ता, क्योंकि वो मेजर मतलब एक बड़ा सिक्योरिटी समूह है, इस वजह से, क्योंकि वो ये यदा कदा इंडिया नहीं तो इंडिया के पड़ोसी देशों को या इंडिया के कहीं ना कहीं इंटरेस्ट को अगर इफेक्ट करता है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी और भी बहुत सारे संस्थान है, संगठन है, जो कि वैश्विक लेवल पर हैं और इंडिया के इंटरेस्ट को, यानी भारत के हित को सहारते हैं या उससे प्रभावित करते हैं। तो जो भी देश, भारत के जो भी देश, संस्थान, संगठन, ठीक है, भारत के हित को प्रभावित करते हैं या प्रभावित करने की कोशिश करते हैं या किसी भी तरीके से उसमें इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, तो वहां पर हमें उस टॉपिक के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। तो पहली चीज ये होगी इंटरनेशनल रिलेशंस में, जो सिलेबस का जो हिस्सा है वो क्या है? बायलैटरल, यानी कि दो देशों के बीच के संबंध है, वो किसी के भी हो सकते हैं, भारत पाकिस्तान, भारत रूस, भारत अमेरिका, भारत चीन, भारत आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान, कुछ भी बायलैटरल लेवल पर। ठीक है, यहाँ पर 2 से ज्यादा संस्थाएं मौजूद नहीं होंगी। लेकिन और फिर आपका रीजनल लेवल पर जो संस्थान हैं, जो देश हैं, उनकी चर्चा होगी। फिर ग्लोबल ग्रुपिंग्स, जो वैश्विक स्तर की जो संगठन है, उनमें भारत का क्या रोल है या वो भारत के हित को कहां तक प्रभावित करते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये लाइन सभी को क्लियर है, फर्स्ट वाली? यस सर। यस सर। यस ओके, सर। कोई आपका क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो आप मेरे को बताओ। नो सर। ओके, ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर किसी को भी कुछ थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हैं। अगर आप बोलने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इंडिया, हाँ ये, सर मैं चंद्रमोहन बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान हो गया या चाइना हो गया या अमेरिका हो गया या रूस हो गया, मतलब हाँ, हाँ। इसमें द्विपक्षीय संबंध में केवल इंडिया के साथ ही पढ़ना होगा या अन्य 2 देशों के साथ भी पढ़ना पड़ेगा सर? नहीं, अगर देखो वैसे तो मेजर, हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन अपने आप में। तो देखो, अगर वो सर इंडिया, हाँ, चलो आप कंप्लीट कर लो पहले। सर
एक मिनट सर, मेरा कहने का अर्थ ये है कि इंडिया के साथ किसी दूसरे देश को या इंडिया को छोड़ के किसी अन्य दूसरे देश को भी पढ़ना पड़ेगा क्या? हाँ ठीक है, मैं मेरा clear करता कहने हूँ। का अर्थ यही है सर। समझ गया, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, मैं समझ गया, गुड क्वेश्चन। तो देखिए, दो देशों के संबंध को अगर इंडिया के साथ है तो ऑब्वियस सी बात है, तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर वो कहीं से भी प्रभावित होते हैं या कहीं से भी भारत का हित साधता हो या वो प्रभावित होता हो, वो तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चाहे फिर वो भारत का लिंक्सटेनटाइन एक बहुत छोटा सा कंट्री है, ये यूरोप के मतलब यूरोपीय महाद्वीप में, ठीक है, स्विट्जरलैंड के पास में। हालांकि वो कभी न्यूज में नहीं होता, लेकिन अगर वो इंडिया के इंटरेस्ट पे इफेक्ट करता है तो उसके बारे में जरूर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई दो देश जिनका भारत से संबंध नहीं है लेकिन वो भारत के हित को प्रभावित करते हैं, तो उसके बारे में आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे चीन पाकिस्तान है, चीन पाकिस्तान है तो अलग, भारत से बिल्कुल अलग है। हालांकि भारत एक स्वतंत्र कंट्री है और वो दोनों भी अपना स्वतंत्र कंट्री है। अगर चीन और भारत आपस में रिलेशन बनाते हैं और उससे कहीं ना कहीं भारत का हित प्रभावित होता है या भारत की सुरक्षा को खतरा होता है, तो निश्चित तौर पर उसके बारे में पढ़ने की जरूरत है। अब देखिए कैसे, अब आपने सुना होगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो हालांकि दो देशों के आपस के बीच की बात है, चीन पाकिस्तान के बीच में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, उसे भारत को क्या लेना देना। लेकिन यहाँ भारत का सीधा सीधा मतलब है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यानी जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, वहां से वो कॉरिडोर होकर गुजर रहा है और ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। इस वजह से भारत का जो हित है वो वहां इफेक्ट होता है, भारत की सुरक्षा को वहां खतरा होता है, क्योंकि भारत उस क्षेत्र को प्राचीन काल से अपना मानता आ रहा है और ऐसा मानता है कि पाकिस्तान का इस पर अवैध कब्जा है, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान और चीन के बीच के संबंध बनते हैं और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भारत का इंटरेस्ट और भारत की सुरक्षा को मतलब ये प्रभावित होती है और कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा के लिए वो उचित भी नहीं है। इस वजह से हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब वियतनाम और थाईलैंड आपस में कोई रिलेशन बनाए, हमारा क्या लेना देना, वहां वहां हमारा इंटरेस्ट कुछ प्रभावित नहीं होता है। लेकिन अगर किसी भी तरीके से वियतनाम में रहने वाले लोग या थाईलैंड में रहने वाले लोग भारत के हैं और वो प्रभावित होते हैं, तो तब हमारा इंटरेस्ट वहां बन जाता है। समझ रहे बात को? यस सर। ठीक है, ये प्लीज हाँ म्यूट कर लीजिए जिसका भी ये, हाँ राइट, ठीक है। तो यानी उन्हीं देशों के बारे में पढ़ने की जरूरत है जहां भी कहीं से भी अगर भारत के जो है बीच का संबंध स्थापित वो होता है और उससे हित सदता है, तो उसे हमें पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए, तो ये लाइन क्लियर है। अब दूसरी लाइन पाइए, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, ठीक है, यानी भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच के संबंध, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और अक्सर यूपीएससी में इस लाइन को लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी इस विषय पर अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे हैं, इस पर चर्चा यदा कदा होती रहती है और यूपीएससी में एक ना एक बार क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। लेकिन कई बार जरूरी नहीं कि आए ही, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। अब भारत के पड़ोसी देश कौन? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक है। अब अफगानिस्तान कहां से भारत का पड़ोसी हो गया? वहीं से जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहां से अफगानिस्तान की सीमा टच होती है। इस वजह से अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है और भारत की उससे सीमा लगती है। श्रीलंका और मालदीव समुद्र के उस पार हैं, ठीक है, इसलिए वो हम हमारे जो संबंध हैं उसके वो समुद्र के उस पार हैं। तो यहाँ पर जो मैरीटाइम यानी जो समुद्री जो समुद्र है जो बीच में है उसका महत्व और भी कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इन देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, कैसे प्रभावित होते हैं, कौन से इंटरनल यानी घरेलू और एक्सटर्नल यानी बाह्य फैक्टर्स हैं, यानी तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं, इन सब चीजों की हम चर्चा करेंगे। हमारे इन देशों के साथ
राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ठीक है, संबंध किस प्रकार से हैं। तो इन पर हम पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आगे चलकर। ठीक है, तो ये लाइन तो बहुत आसान सी थी, यानी भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे हैं। यहाँ पर कोई डाउट किसी का? नो सर। ठीक है भाई, ठीक है। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो, बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, फोरम्स, फोरा का मतलब यहाँ फोरम से है, ठीक है, एजेंसीज, इंस्टीट्यूशन स्लैश एजेंसीज, ठीक है, फोरम्स, उनका स्ट्रक्चर, मैंडेट क्या होता है। अब जैसे देखो, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, एजेंसी, फोरा, मतलब महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, जो 193 देशों का संगठन है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। फिर इसकी अलाइड एजेंसीज, यानी जो उसकी सहायक एजेंसीज हैं, आपका फिर वो यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ठीक है, इकोसॉक है, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उन सब के बारे में, उनका मैंडेट, उनकी क्या चीज महत्वपूर्ण है, उनका एग्रीमेंट्स क्या है, वो सब चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे आगे। उनका स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे WTO कैसा स्ट्रक्चर है, IMF, वर्ल्ड बैंक का स्ट्रक्चर कैसे है, वहां पर कैसे निर्णय लिए जाते हैं, कैसे एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यानी जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान है वो कैसे बने, ठीक है, उनकी बनावट कैसी है, उनके बीच में निर्णय किस प्रकार से लिए जाते हैं, उनके बीच में सहयोग या जो एग्रीमेंट्स हैं, जो क्या बोले एग्रीमेंट्स को हिंदी में, यानी कि उनके बीच के किस प्रकार के विशेष संधियां वगैरह होती हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ट्रीटी वगैरह जो भी होती है उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, ये पढ़ना है। अब इस फोर्थ लाइन पे आ जाओ। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यानी विकासशील देश हैं या डेवलप कंट्री हैं, यानी विकसित देश हैं, कौन सी पॉलिसीज उनको इफेक्ट करती है, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है, और वो कैसे इंडिया के इंटरेस्ट को इफेक्ट करते हैं। जैसे अभी ग्लोबल साउथ की बात होती है, यानी वैश्विक जो उत्तर है, सॉरी दक्षिण है, उसकी बात होती है। अब यहाँ उत्तर और दक्षिण के बीच में क्या आता है, विकसित और विकासशील देशों के बीच में हमें डिवीजन क्लियरली देखने को मिलता है, समझ रहे हो। तो इसलिए इसके बारे में पढ़ना जरूरी है, यानी क्या स्ट्रेटेजी है विकसित देशों की विकासशील देशों के प्रति, ठीक है। जैसे भारत क्या क्या चाहता है कि वो ग्लोबल साउथ का लीडर बने। जैसे अभी हाल ही में G20 में अफ्रीकन यूनियन को सदस्यता मिली है, तो इससे क्या मैसेज गया कि भारत जो है वो ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है और लीडर बनकर एक सकारात्मक सहयोग कर सकता है, एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, समझ रहे हो। तो इसलिए इन सब चीजों की, इन सब बातों की चर्चा होती है। तो यानी जो ग्लोबल साउथ है या फिर जो विकासशील देश हैं या लीस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं, अल्प विकसित देश हैं, उनकी आवाज कौन उठाए, क्योंकि उनकी तो अक्सर कोई सुनता नहीं है, तो किसी तीसरे देश को उठाना पड़ेगा, ये चौथे देश को। तो भारत एक अच्छी भूमिका निभा सकता है इस क्षेत्र में, एक अच्छी पहल कर सकता है, क्योंकि भारत के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उसका रोल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत पॉजिटिव होता है। तो उस रोल को हम कितना अब तक निभा पाए हैं, नहीं पाए हैं, या कितनी चीजें हो पाई हैं अब तक, इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। अब इंडियन डायस्पोरा देखिए, इंडियन डायस्पोरा मतलब जो भारत के अप्रवासी लोग, ठीक है, जो भारत से जाकर विदेशों में रह रहे लोग हैं, ठीक है, वो कैसे इफेक्ट करते हैं इंडिया के इंटरेस्ट को, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। या वे लोग कैसे इफेक्ट होते हैं वहां की घरेलू नीतियों की वजह से। उदाहरण के तौर पर आप लोग समझो, जैसे
जो मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में, या अगर हम और उसको आगे बढ़ा कर कहें पश्चिम एशिया में, जहां पर आपका ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, मिस्र, ठीक है, इजराइल, यहाँ पर क्या भारत के बहुत लोग रहते हैं, ठीक है, लगभग 30-40 लाख लोग वहां रहते हैं, और वो भारत में रेमिटेंसेस भेजते हैं, यानी जो वहां पैसा कमाया वहां अपने यहाँ घर वालों के लिए उस पैसे को भेजते हैं। तो इससे इंडिया की बहुत बड़ी आमदनी होती है। तो रेमिटेंसेस में इंडिया नंबर 1 है, ठीक है। तो इंडिया का यहाँ फायदा है। दूसरा ये है कि वो लोग भारत के संबंधों को सुदृढ़ करने में, जैसे भारत इजराइल के साथ संबंध अच्छे बनने हो, या सऊदी अरब के साथ हो, या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हो, ईरान के साथ हो, कुवैत के साथ हो, इराक के साथ हो, तो इन देशों में इन लोगों की बहुत ज्यादा भूमिका है, जो भारत के लोग वहां रह रहे हैं, ठीक है। अब ऐसी जब मोदी जी जाते हैं तो आप देखते हो कि कितने भारतीय वहां इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे वो अमेरिका में जाएं, चाहे वो ब्रिटेन में जाएं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में जाएं, या पापुआ न्यू गिनी में जाएं, तो भारत के लोग अक्सर वहां मिल जाते हैं। तो यही लोग हैं जो अपनी संस्कृति को, अपने सभ्यता को बाहर के देशों में जीवित किए हुए हैं। इन्हीं की वजह से हमारे संबंध उन देशों के साथ बहुत ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ के लोगों का वहाँ की राजनीति में, या वहाँ की जो है छोटी से छोटी नीति में, या अर्थव्यवस्था में योगदान उनका है। जैसे अब कनाडा है, हालांकि कनाडा को एक आप एक नेगेटिव रोल के अलावा अगर आप देखो तो भारतीय मूल के बहुत लोग वहां रहते हैं। मतलब पंजाब के बाद सबसे ज्यादा अगर सिख कहीं रहते हैं तो वो कनाडा में रहते हैं, ठीक है। और सिख क्या करते हैं, वहां पर स्किल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी एक तो स्किल्ड लेबर होते हैं हमारे यहाँ के लोग, उनके पास अच्छा ज्ञान है, तो वो हर से एक तरह का, तो वहाँ के वो लोगों को वहाँ के रोजगार में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, और प्लस वहाँ के लोगों को रोजगार देने में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो इससे भारत और कनाडा के संबंध अच्छे होते हैं। तो कुछ सोशल एलिमेंट्स की वजह से चीजें टाइम टू टाइम बिगड़ती रही हैं, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो इसके अलावा जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है वो कहीं ज्यादा हैं, ठीक है। अब ठीक वैसे अमेरिका में आप देखो, सत्य नडेला हो चाहे सुंदर पिचाई हो, जो भारत के ये जो मूल के जो लोग वहां रहते हैं, तो ये भारत के संबंधों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसको लेकर अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इन सब चीजों पर, ठीक है। तो ये मोटे तौर पर आपका मेंस का सिलेबस है, ठीक है। और प्रीलिम्स में क्या सिलेबस है आपका, नेशनल / इंटरनेशनल इश्यूज, बस ये प्री का सिलेबस है। अब इंटरनेशनल में वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे जब हम प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी पर डिस्कस करेंगे तो तब हम वहां देखेंगे हमें वहां पर क्या चीजें पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मेज पर अगर हम लोग खासतौर पर बात करें, सिर्फ आपको ये इतनी ही चीजें पढ़नी है, इसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना, या इससे आगे आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है इन टॉपिक्स के अलावा, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आगे जब क्वेश्चन हम देखेंगे अभी कुछ मिनट बाद, तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये चीज आप लोग देखिए। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कि कल नहीं, लास्ट क्लास में आपने अपने से किसी ने पूछा था कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें, ठीक है। वैसे तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो मैं न्यूज़पेपर आपको दिखाने जा रहा हूँ वो कि आपको उसी को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन एक जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको सिर्फ उसको एक बार देखना है, और उसमें क्या चीज आ रही है और कौन सी छोड़ने लायक है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको द हिंदू का एक कुछ वो दिखाता हूँ, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? सर यस सर। ठीक है, हाँ तो देखो यस ये, सर। हाँ ओके ओके, ऑल राइट, गुड गुड। तो देखो ये पहला जो ये न्यूज आइटम वो क्या बोल रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ है अभी कि वो अफगानी लोगों को बाहर निकाल रहे हैं अपने यहाँ से, ठीक है। लगभग 1.3 मिलियन लोग जो रिफ्यूजी तालिबान के अफगानिस्तान से आके पाकिस्तान में रह रहे हैं, ठीक है।
तो इससे क्या हो रहा है पाकिस्तान में, उनका मानना है कि लोग जो आत्मघाती हमला जो लोग करते हैं वो इन्हीं लोगों में से हैं, या देश की जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है वो इन्हीं लोगों के चलते हो रहा है। और अफगानिस्तान में जो तालिबान जो रिजीम है उसने क्या बोला है कि ये अनएक्सपेक्टेबल है, कि किसी भी तरीके से ये हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है कि हमारे लोगों को पाकिस्तान से बाहर भेजा जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो इसे पढ़ने की जरूरत है या नहीं है? इसे पढ़ने की जरूरत है क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देश है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आगे चलकर ये लार्जर लेवल पर अगर कुछ ऐसा घटनाक्रम यहाँ होता है तो वो इंडिया के इंटरेस्ट को इफेक्ट कर सकता है, चाहे वो सिक्योरिटी के तौर पर हो फिर, या आपका किसी और तरीके से। मेनली तो सिक्योरिटी को लेकर ही खतरा है, बाकी और तो कुछ खास है नहीं, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स तो हमें क्या ही इफेक्ट करेगी, लेकिन सिक्योरिटी को लेकर वो इफेक्ट कर सकता है अगर दोनों देशों के बीच में किसी भी तरीके की कल को लेकर वॉर हो जाती है। तो इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत है। और दोनों देश अगर लड़ झगड़ लेते हैं, कोई बड़ी वॉर हो जाती है, तो वो इंडिया के इंटरेस्ट को इफेक्ट कर सकती है। राइट, तो ठीक है, तो इसको इसलिए पढ़ने की जरूरत है ऐसे न्यूज आइटम्स को। अब देखो नेक्स्ट पे चलो। ये एक रशिया में जो जर्नलिस्ट हैं उनको फांसी की सजा दे दी गई है, ठीक है, सेंटेंस तो ऑप्शन से मतलब उनको अनुपस्थिति में। तो अब आप ये सोच लीजिए ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये तो उनके यहाँ अपने जो है मतलब का है, उनके डेमोक्रेसी के लिए है, वहां पर कैसी डेमोक्रेसी। पर एक चीज समझने वाली बात है कि जो लोग सरकारों के खिलाफ बोलते हैं उनका सरकार किस तरीके से जो है उनका दमन करती है, यहाँ पर बस एक चीज थोड़ी सी ये समझने वाली होती है। बाकी ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ऐसी चीज में काम आने वाली नहीं है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट आइटम पे चलो। अब देखो यहाँ पर ये बहुत सही है, इन्होंने जो ऋषि सुनक हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने अपना जो पॉलिटिकल कैंपेन है उसे किक स्टार्ट किया है, उन्हें उसे शुरुआत कर दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि इस बार हम चेंज लाएंगे। तो ब्रिटेन में इलेक्शन हो रहे हैं, भाई हमारा क्या लेना देना उससे? तो बताओ क्या लेना देना है या नहीं है, बताइए। सर है। हाँ बताओ कैसे। सर ये भारतीय मूल के हैं तो शायद। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये भारतीय मूल के हैं, तो कहीं ना कहीं भारत का जो डायस्पोरा है वो इससे इफेक्ट होता है। और कल को अगर रिजीम चेंज होती है तो भारत के साथ उसके संबंधों पर इफेक्ट भी पड़ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो ब्रिटेन के संबंध भारत से बहुत अच्छे हैं। और ऋषि सुनक तो वैसे भी मतलब जब इंडिया में आते हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू जो पोर्ट्रे करते हैं। तो ये मतलब इंडिया के सॉफ्ट पावर के तौर पर भी किस तरीके से हमारे कल्चर को आगे प्रमोट कर रहे हैं ब्रिटेन जैसे देश में, जिसके एक टाइम पर हम लोग गुलाम रहे हैं। आज हमारी भारतीय मूल का वहां पर एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर है, तो ये हमारे लिए बड़ी बात है, तो इसलिए ये प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यस सर। मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी अब हमारा वो एरिया नहीं है, तो पूरी न्यूज को पढ़ने की क्या जरूरत है, तो इसलिए इन सबको पढ़ने की जरूरत है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे मॉल में कुछ गोलीबारी हुई है थाईलैंड में, या हमारा कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। भाई ये समझ लो कि ठीक है बहुत सारे देशों में इस तरह की चीजें होती हैं, इनसिक्योरिटी वाली चीजें की गोलीबारी हो जाती है, आपस में लोग जो है किस तरीके से भीड़ पर मतलब हमला कर देते हैं। जैसे यूएस वगैरह में भी जो गन को लेकर काफी बहस होती रहती है कि वहां पर सभी को गन को रखने का अधिकार है, एक तरीके से वो सबको राइट टू कीप वेपन वाली चीज है कि सबको हथियार रखने का अधिकार है, ठीक है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो उससे लेकिन कई बार इसका मिसयूज भी हो जाता है, सॉरी, ठीक है, कि किस तरीके से कुछ 17-18 साल के बच्चे जो है वो भीड़ पर गोली तान देते हैं, और फिर इससे कई बार खूब जो है खून खराबा भी हुआ है, जिसकी वजह से इस पॉलिसी पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारे किसी मतलब का नहीं है, ठीक है, इस तरह की चीजें। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज आइटम देखिए। समझना है तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। इटली में जो एक बस का क्रैश हो गया, बस जो है वो गिर गई है, तो वो वहां के अपना इंटरनल मैटर है, ठीक है, ये हमारे किसी काम की चीजें नहीं है, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट पे चलिए।
ठीक है। एक वो जो यूएस में जो वहाँ के स्पीकर को लेकर, जो केविन मैकार्थी हैं, उसको लेकर वो है कि पहली बार जो है उनको एक स्पीकर को वहां हटाया गया, और जो रिपब्लिकन पार्टी है उसी में हमें डिवीजन देखने को मिल रहा है। हालांकि ठीक है, ये वहाँ की पॉलिटिक्स का हिस्सा है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे किसी काम का नहीं आ सकता। बस हाँ, एक चीज देख सकते हैं कि वहाँ का स्पीकर कैसे इलेक्ट होता है, उसे कैसे हटाया जा सकता है, और फिर उसका इंडिया के साथ कंपेरिजन किया जा सकता है। ठीक है। हालांकि इंडिया के में जो स्पीकर की जो व्यवस्था है, जो लोकसभा के अध्यक्ष की व्यवस्था है, वो ब्रिटेन से दी गई है। तो इसमें आ सकता है कि कई बार कंपेयर करने के लिए जो इंडियन पॉलिटी में इस तरह की चीजें आ सकती हैं, लेकिन वैसे तो कुछ खास महत्वपूर्ण कुछ वो चीजें नहीं है। राइट, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मालदीव में अभी हाल ही में इलेक्शन हुए थे, और उस इलेक्शन में मालदीवियन प्रोग्रेसिव पार्टी की जीत हुई है, और ये ऐसी पार्टी है जो चाइना की तरफ अपना झुकाव रखती है। और इसमें पॉलिटिकल कैंपेन भी चला था कि इंडिया में के जो ट्रूप्स हैं वहां पर, जो इंडिया के जो सेना जो तैनात है, उसे हम बाहर करेंगे, और हमारे यहाँ पर किसी भी विदेशी सेना नहीं होगी। आगे मैं जब भारत मालदीव के संबंध आपको पढ़ाऊंगा तो वो चीजें क्लियर होंगी, लेकिन ये जो गवर्नमेंट फिलहाल आई है, ये एंटी इंडिया गवर्नमेंट कही जा रही है, और जो इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी वो प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी। ठीक है, मोहम्मद सोली की। ठीक है, लेकिन वो हार गए हैं, तो अब उस पर बात हो रही है कि इंडिया के साथ कैसे रिलेशन बनाए जा सकते हैं। हालांकि पीएम मोदी सबसे पहले ऐसे नेता बने जो मतलब इन्होंने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया, मोहम्मद इनको मोइजी को, कि ठीक है आप जीत गए, बहुत आपको बधाई। और ऐसा भी माना जा रहा है कि मोहम्मद मोइजी की जो पहली विदेश यात्रा होगी वो भारत की होगी। लेकिन क्या इससे ये माना जाए कि ये उनका भारत के प्रति रूप में कुछ परिवर्तन आ गया है? ठीक है, ये सब देखने वाली चीजें हैं। तो यानी ये प्रभावित करती है हमारे डायरेक्ट संबंधों को, इस तरह की खबरें। ठीक है, क्योंकि मालदीव हमारा पड़ोसी, मैंने आपको बताया ना, समुद्र के उस पार दो देश हैं, एक तो श्रीलंका और एक मालदीव। तो मालदीव की जो घरेलू राजनीति में परिवर्तन हो रहे हैं, वो भारत के संबंधों को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। अच्छा, ये बताइए आप पूरी ईमानदारी के साथ, बोरिंग तो नहीं लग रहा है? नो सर। नो सर। नहीं सर, इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, आप बता देना जब आपको बोर लगे, तो मैं आपको कुछ टाइम के लिए राहत भी दे सकता हूँ, फिर हम लोग कुछ और चीजों पर डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, बस बोर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये ऐसी खबरें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि मालदीव की जो राजनीति वो भारत को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है, इसलिए जो है यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगली न्यूज पे देखते हैं। जो कुछ कम्युनल क्लासेस हुए हैं, कुछ धार्मिक झगड़े हुए हैं नेपाल में, और वो भारत के सटे एक जिले में ही हुए हैं, जिसकी वजह से ये पढ़ने की बहुत मतलब जरूरत है, क्योंकि कई बार जो है दो देशों के बीच में इस तरह का विवाद होता रहता है। और फिर क्योंकि वो ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ पर मधेसी लोग बहुत रहते हैं, यानी जिनका भारत से सीधा संबंध है। ठीक है, तो वहां पर कुछ कम्युनल क्लासेस हुए हैं। हालांकि बोल बाय बोल कमेंट्री पढ़ने की जरूरत, मतलब जरूरत नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूरे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन इस तरह की चीजें भी कई बार प्रभावित करती हैं दो देशों के बीच की चीज, अगर वो ज्यादा बड़ी टेंशन का रूप ले लेती है। तो वैसे तो ठीक है, अभी कुछ खास मतलब प्रतिक्रिया दोनों देशों की तरफ से आई रही, क्योंकि वो इतना बड़ा कोई क्लैश भी नहीं हुआ है। लेकिन अगर हो जाता है कल को, वैसे तो होना नहीं चाहिए, और किस तरीके से फिर दो देश आपस में डील करेंगे, वहां वो सब चीजों की फिर पढ़ने की हमें आवश्यकता हो जाती है। बट हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली माइन्यूट लेवल पर चल क्या रहा है। वो तो फिर कई बार चीजें जब लार्जर लेवल पर होती है तो पता भी नहीं चलता कितनी बड़ी हो जाए। राइट, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अच्छा, वो पीछे चला गया था। देखो यहाँ पे अमेरिका क्या कह रहा है कि भाई जो मालदीव ने जो भारत को बाहर करने की जो मतलब जो पार्टी आई है, जो भारत को बाहर करना चाहती है, जो भारत के ट्रूप्स वहां है,
जो भारत के सैनिक वहां उनको बाहर करने की बात की, तो अमेरिका ने कहा भाई ये दो देशों के बीच का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये दिस मैटर बिटवीन मालदीव एंड इंडिया, तो मालदीव और इंडिया के बीच का मैटर है ये तो इनको आपस में देखना चाहिए। और सच बात है, किसी तीसरे देश को पढ़ने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, कि दोनों संप्रभु देश हैं, यानी दोनों अपने आप में स्वतंत्र देश हैं, तो वो आपस में अपने मैटर को सुलझाएं, तो किसी तीसरे देश को बोलने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो अमेरिका ऐसा कह रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये बोलते भाई ये प्रो चाइना है, मोइजू जो है चाइना के प्रति सॉफ्ट रुख रखते हैं, वो चीज है। आगे जब मालदीव के रिलेशन पर हम लोग चर्चा करेंगे ना डिटेल में, तो पढ़ेंगे उसको, इन सब चीजों का जिक्र होगा। चलिए ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया द हिंदू का वो। तो चलिए आप फिर से आ जाइए अपने सिलेबस पे। ठीक है, तो यानी इस तरह की चीजें हैं, ये न्यूज में हमें पढ़ने की जरूरत है और ये न्यूज में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये न्यूज़पेपर मैंने आपको छोटा सा दिखाया। ठीक है, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि क्या चीजें अक्सर पढ़ने वाली होती हैं और क्या चीजें हम छोड़ सकते हैं। तो वही ना, जो डायरेक्ट जिसका भारत से संबंध हो, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, उन्हीं को हमें पढ़ने की आवश्यकता है, अदरवाइज चीजों को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, यानी इटली में कुछ हो गया या कहीं पर कुछ हो गया, अगर उसका संबंध वैश्विक स्तर पर कुछ बड़े घटनाक्रम से है तो आप पढ़िए। जैसे ऑस्ट्रेलिया में आग लग जाती है कई बार, जैसे बहुत 2021 में ऐसा हुआ भी था कि बड़े पैमाने पर जंगलों में आग लग गई थी, या आप क्योंकि अमेज़न के जंगलों में आग लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से उसे पढ़ने की आवश्यकता है। कल को आप एग्जाम्पल देकर उसे कोट कर सकते हैं। ठीक है, जब पर्यावरण के दृष्टिकोण से कोई भी सवाल आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तब आपको उसे कोट करने में आसानी होगी और आपका आंसर राइटिंग भी अच्छा होगा। यानी आप जो एग्जाम्पल आप देंगे, एटलीस्ट अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो जरूरी नहीं कि हर चीज आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, आप अपने आपको अवेयर रखने के लिए, अपडेटेड रखने के लिए भी आपको चीजें पता होनी चाहिए। बट जब आप नोट डाउन चीजें करेंगे तो आप कोशिश करें कि उन्हीं पर ध्यान दिया जाए फिलहाल, कि जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होती है। तो सभी को समझ आ गया क्या चीज पढ़नी है और क्या छोड़नी है? लगभग सिलेबस को अभी आज हमने देख लिया उस हिसाब से। यस 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 सर। सर। यस सिलेबस ठीक है। सिलेबस को लेकर कोई डाउट है आप लोगों में? नो सर। पक्का? नो अब मैं एक एक करके सबसे पूछना भी शुरू करूंगा धीरे धीरे। ठीक है, अब इसलिए आप लोग पूरा अटेंटिव रहें। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ हमने बोल दिया और आपने सुन लिया, काम हो गया। ठीक है, क्योंकि सीरियस प्रिपरेशन करनी है तो हमें ऐसी करनी पड़ेगी ताकि जो है आपका बेस्ट प्रिपेयर हो जाए। राइट, तो चलो अभी हमारे पास टाइम है, लगभग 15 मिनट का टाइम है हमारे पास। तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आज तो हम वो सब चीजें नहीं कर पाएंगे। चलिए हम पहले क्वेश्चन पे फिलहाल चल रहे हैं। देखो, भारत श्रीलंका का पुराना मित्र रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है आप लोग पढ़ो इसको एक बार। जो श्रीलंका में जो हाल ही में जो क्राइसिस हुए हैं, जो वहां आर्थिक दिवालियापन आया है, ठीक है, तो इंडिया का रोल को आप हाईलाइट कीजिए। मेनली ये पूछ रहा है आपसे कि एक सेंटेंस आपको दिए कि भारत श्रीलंका का पुराना मित्र रहा है, और भारत श्रीलंका के जो श्रीलंका में हाल ही में जो क्राइसिस आए हैं उसमें इंडिया के रोल को, ठीक है, रोल को आपको वो करना है। समझ रहे हो? तो यानी सीधे सीधे भारत श्रीलंका के संबंध की बात आ गई। अगर आप इसका आंसर कब दे पाओगे? जब आपने डिटेल में भारत श्रीलंका का संबंध पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर तो टोटली ब्लैंक है। अगर आपने कुछ न्यूज आइटम्स भी फॉलो करे होंगे तो आप कुछ ना कुछ तो इसके बारे में आप बता ही सकते हो। ठीक है, यानी भारत श्रीलंका का पुराना मित्र रहा है, इसकी वजह से जो श्रीलंका में हाल ही में जो
क्राइसिस हुए हैं उसमें भारत का के रोल की जो है रोल पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है, यानी जो भारत की भूमिका पर टिप्पणी आप करिए। तो 150 शब्दों में बोले या 200 250 शब्दों में बोलो, लिखने को तो बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन आवश्यकता है इस बात की कि 250 शब्दों में कितना लिखोगे बताओ, 250 शब्द होते ही कितने हैं, है ना। तो यानी आपको बहुत ही प्रिसाइज करके आपको आंसर लिखना है। मैं आगे इसकी चर्चा करूंगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है, ठीक है, और मैं बताऊंगा किस तरीके से लिखा जा सकता है और बेस्ट आंसर हो सकता है इन सब सवालों का, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आते हैं। इंग्लिश पढ़ने में किसी को दिक्कत हो रही है तो आप मेरे को बता सकते हैं, हालांकि मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन तो कर ही रहा हूँ, अगर फिर भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे बताइए। हेलो फ्रेंड्स। यस सर। ठीक है, इंग्लिश पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही ना क्वेश्चन को इंग्लिश में? नो सर। ठीक है, कि कुछ नहीं की सर। इंग्लिश, हाँ, कुछ क्वेश्चंस के आगे हिंदी नहीं लिखी हुई है, कुछ के आगे है, तो चिंतन को मैं साइड बाय साइड साथ में उसका ट्रांसलेशन भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट देखो, इसको ऊपर ही सिलेबस देखो, सिलेबस में क्या है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। इसका मतलब क्या है, यानी क्वेश्चन कहाँ से आया, भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध। तो उस पर जो सीधा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया 2022 में कि भारत श्रीलंका का पुराना मित्र रहा है और जो हाल ही में जो वहां पर क्राइसिस हुए हैं उसमें भारत के रोल पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो ये है, तो आप इसको 2.5 शब्दों में कर लोगे? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या आप इसको 250 शब्दों में इलेबोरेट कर लोगे? सर पढ़ेंगे तो हो जाएगा। पढ़ेंगे तो हो जाएगा, राइट राइट, वेरी गुड। सबसे यस। बढ़िया बात यही है कि पढ़ेंगे तो वो हो ही जाएगा अपने आप में, है ना। तो आप इन सब चीजों पर अब से सोचना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब आपकी क्लास फॉर्मली स्टार्ट हो चुकी है आज से, तो इन सब चीजों पर अब आप चर्चा करनी शुरू कर दीजिए अपने मित्रों के साथ और अपने आप से भी। जब आप पढ़ें और इन पे इसके बारे में सोचना शुरू करें, ठीक है। मैंने आपको बोला ना कि 4-5 क्लास के बाद आप इतना समझ जाएंगे कि न्यूज़पेपर में आने वाली हर एक अंतर्राष्ट्रीय खबर को आप डिकोड कर पाएंगे, उसे अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। उसका जो मौजूआत है, जो उसका मतलब है, वो आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे 2022 में पूछा गया भारत श्रीलंका संबंधों पे सीधे तौर पर, ठीक है, जो वहां पर घटनाक्रम थे। 2021 के लास्ट में वहां स्थितियां बिगड़नी शुरू हो गई थी, ठीक है, जो आर्थिक दिवालियापन है जिसकी वजह से वहां क्राइसिस हो गया, खाने पीने की चीजों के साथ साथ तेल वगैरह सबकी, लाइट वगैरह सबकी वहां कमी होने लगी, ठीक है। फिर कैसे कैसे वहां पर जो है चीजें सही होनी शुरू हुई, या उसमें भारत का रोल क्या रहा, उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं तो जब हम भारत श्रीलंका के संबंधों पर बात करेंगे। तो ठीक है, यूपीएससी देखो क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो ये रिसेंट क्वेश्चन, रिसेंट ट्रेंड है, वो कोई इतिहास में नहीं गया कि चलो ऐतिहासिक तौर पर भारत श्रीलंका के संबंधों पर कुछ टिप्पणी की, उन्होंने हालिया घटनाक्रमों की बात की है। तो नेचर क्या है यूपीएससी का कि जो करंट में चल रहा है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, उसी पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखो, यही नेबरहुड रिलेशन से रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी है। देखो ये 2021 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है। देखो सबसे पहले ये मुझे ये बताओ, अमेरिका के साथ किसकी वो थी दुश्मनी या कहे या टकराव सबसे ज्यादा किसके साथ था? रूस के साथ। रूस रूस के साथ। अच्छा, रूस के साथ था, ठीक है। अब किसके साथ है? चाइना। हाँ वेरी आप गुड। चाइना के साथ हैं। अब सबसे बड़ा जो टकराव है, वेरी गुड भाई, आप लोग पूरे अवेयर हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि हाँ आप लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज है। तो ठीक है, देखो ये चीज क्या है, यानी जो ये पूछ रहा है वो यही है कि आपका कि जो रूस के साथ अमेरिका के जो, अब रूस जो है वो अमेरिका जो है वो रूस से कहीं ज्यादा टकराव चाइना से फेस कर रहा है। इस पर टिप्पणी करनी 1.5 शब्दों में लिखना है बस, ठीक है।
कि ये कहीं जो रूस का चीन के साथ जो टकराव है वो सब कहीं बड़ा चैलेंज है रूस के बनिस्बत रूस के ज्यादा। जो रूस के साथ उसका जो टकराव था या जो चैलेंज था, जो चुनौती थी, वो चाइना के रूप में कहीं ज्यादा बड़ी हो गई है। ठीक है, इस पर 150 शब्दों में टिप्पणी करनी है। मैं अगर आपको लिखने के लिए बोल दूं तो आप कई पेज भर दोगे, ठीक है, लेकिन यूपीएससी क्या बोल रहा है आपको, सिर्फ 150 शब्दों में। 150 शब्दों में क्या होता है, 150 शब्दों में तो कई बार इंट्रोडक्शन ही हो जाएगा ना। लेकिन हमें यहाँ वो करना नहीं है, हमें यहाँ टू द पॉइंट बात करनी है, कुछ बुलेट पॉइंट्स में बात करनी है, ताकि आप वो सब हिस्ट्री में और तमाम चीजों पर जाए ही ना। आपको दो तरीकों से बात करनी कि जो सोवियत रूस के साथ कैसे संबंध थे अमेरिका के शीत युद्ध में, 2-3 पॉइंट्स में, और उनसे कहीं बड़े जो चैलेंज आज के टाइम पर चाइना से उन्हें मिल रहे हैं, जो सबसे बड़ा थ्रेट आज जो अमेरिका को चाइना के रूप में मिल रहा है वो कैसे है, चाहे वो इंडो पैसिफिक में हो, चाहे आपका वो साउथ चाइना सी में हो, चाहे आपको वो अफ्रीका में हो, ठीक है, चाहे आपका वो आर्कटिक क्षेत्र में हो, या आपका फिर वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, कहीं पर भी हो, वहां चाइना आज अमेरिका को टक्कर दे रहा है। इतना तो रूस भी उसे टक्कर नहीं दे पाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो समझ रहे हो यूपीएससी की डिमांड क्या है, 150 शब्दों में। यस आप, मैं बोल रहा हूँ ना, आप लिख दोगे, कई पेज भर दोगे, और तब भी हो सकता है आप ये कहोगे कि नहीं यार, लिखना तो मैं ये चाहती थी, लेकिन क्या करें, वो तो पेज ही कम पड़ गया या टाइम ही कम पड़ गया। लेकिन यूपीएससी जो आपसे पूछना चाहता है वो यही है कि आप टू द पॉइंट बात करें, फालतू के झमेलों में और कहानियों में पड़े ही ना। ठीक है, तो ये चीज है। ये 2021 का क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना आप लोग। ठीक है, अब चलिए, हाँ यस ठीक है, ओके, ऑल राइट गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। ठीक है, देखो, सर इसको लिखना है क्वेश्चन को, हाँ जी, लिखना है। नहीं लिखना नहीं, ये आप सिर्फ इसको समझो, इनको समझो। ये पावर पॉइंट मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप बाद में उस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्लास में हम इन पर डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो देखो, ये 2017 का क्वेश्चन है, क्या है, ध्यान से पढ़ो। जो चीन सर है, हाँ 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 बोलो। सर हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ मैं कर रहा हूँ बिल्कुल करूंगा, अब चिंता नहीं करो। जो चाइना एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है आज के टाइम पे, ठीक है, सेकंड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया में, और उसका जो ट्रेड सरप्लस, जो आर्थिक जो उसका अधिशेष है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, इसकी वजह से दो चीज हैं, एक तो चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, और दूसरा जो आर्थिक जो अधिशेष है, जिसकी वजह से उसके पास पोटेंशियल क्या है। जब कोई अर्थव्यवस्था अर्थतंत्र में मजबूत हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, उसके पास एक बड़ी मिलिट्री पावर बनने की भी क्षमता है। तो यानी जो चीन है, एक तो बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है, और दूसरा उसका जो ट्रेड सरप्लस है बहुत सारे देशों के साथ, यानी जो व्यापार अधिशेष है, ठीक है, चाहे वो इंडिया के साथ हो चाहे किसी के साथ भी हो, वो पॉजिटिव ट्रेड। तो ये टूल्स ऐसे हैं, यानी ये जो ऐसी औजार हैं जो चीन को एक बड़ी मिलिट्री पावर बनाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है इन सब घटनाक्रमों का भारत चीन संबंधों पर क्या फर्क पड़ता है। 2-3 भागों में क्वेश्चन पूछ लिया आपसे ये एक इकट्ठे इन्होंने। ठीक है, तो यानी भारत यानी चीन एक तो बड़ी अर्थव्यवस्था है, दूसरा पॉजिटिव जो उसका व्यापार अधिशेष है बहुत सारे देशों के साथ, जो उसे एक बड़ी मिलिट्री पावर बनने में एशिया में वो रखता है, पोटेंशियल रखता है, एक ताकत रखता है। ठीक है, तो इन सब चीजों का भारत चीन पर के संबंधों पर क्या फर्क पड़ेगा। सीधी सीधी बात ये समझ लो कि चीन जैसे बड़े आर्थिक देश से के पास एक बड़ी मिलिट्री पावर बनने की क्षमता है एशिया में, और इन सब वजहों से भारत और चीन के संबंध कैसे प्रभावित होंगे,
या हो सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, समझ रहे हो? समझ आ गया क्वेश्चन आप लोगों को? कि चीन के यस बारे में सर, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ रहे कि चीन एक अर्थतंत्र, चीन का जो अर्थतंत्र है वो बहुत मजबूत है और उसका व्यापार भी जो है वो बहुत देशों के साथ सरप्लस में है, पॉजिटिव वे में भी अगर आप कहें तो उसके पास एक बड़ी मिलिट्री पावर बनने की क्षमता है। तो अगर वो एशिया में बड़ी मिलिट्री पावर बन जाता है तो इसका भारत चीन के संबंधों पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, आपको इस पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो ये 2017 में सर क्वेश्चन पूछा गया आपसे। हाँ जी, आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि नहीं मैं पूछ बता नहीं रहा रहे हूँ, मैं सिर्फ ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अभी तो पूछने का मतलब है कि जब हमने वो पढ़ाया नहीं ओके सर। आपको, हाँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब भी आप किसी चीज की प्रिपरेशन करते हो सबसे पहले आप ये देखते हो कि उसमें चीजें कैसे पूछी जाती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली तो आप प्रिपरेशन कर पाओगे। ठीक है, ऐसे धूल में लट चलाने का तो कोई फायदा होगा नहीं कि आप सब कुछ पढ़ लो शुरू से लेकर लास्ट तक जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनके उसमें पढ़ लो, और लेकिन आपने क्वेश्चन पेपर वगैरह देखे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो जो एग्जाम का नेचर क्या है, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, डिमांड क्या रहती है। तो इसलिए कुछ भी चीज पढ़ाने से पहले हम आपके साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है, किसी कोई डाउट तो नहीं है सर या कोई सजेस्ट कोई? ठीक नो है, तो सर। हम अभी एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। देखो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, पाकिस्तान क्या है आज के टाइम पर, क्या मानते भारत क्या कहता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि सबसे बड़ा प्रायोजक आतंकवाद का कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान की वजह से क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से और भी देशों को इससे खतरा है, जैसे बांग्लादेश हो गया। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ सीमा टच होती है, उससे भी तो भारत के और भी बहुत सारी पड़ोसी देशों में पाकिस्तान की वजह से जो है वो दिक्कतें पैदा हो रही हैं टेररिज्म वगैरह के रूप में। ठीक है जी, और ये सार्क के लिए, जो सार्क जो एक संगठन है, जो क्षेत्रीय संगठन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, तो ये जो संगठन है इसके लिए बिल्कुल भी कंड्यूसिव नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था? 2017 में भारत ने सार्क के सभी सम्मेलन वगैरह जो होते थे उन्हें रोक दिया था। उन्हें रोकने के एवज में क्या हुआ कि भारत ने दूसरे संगठन को ज्यादा प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी, वो है आपका बिम्स्टेक। ठीक है, तो बिम्स्टेक भी एक क्षेत्रीय संगठन है और उसको प्रायोरिटी दी ओवर सार्क, यानी सार्क को छोड़ के, जो सार्क में पाकिस्तान शामिल है और वेस्ट दक्षिण एशिया के 8 देश शामिल हैं इसमें। तो जिसकी वजह से जो है अब ये संगठन बिल्कुल स्थिर पड़ चुका है, मतलब स्टैग्नेंट हो गया है, अभी इसमें कुछ हो नहीं रहा है। सार्क की चर्चा अब आप सुनते भी नहीं होंगे, लेकिन 2017 में ये सुर्खियों में था। ठीक है, आतंकवाद के चलते, जैसे 2016 में उरी वगैरह पे जो अटैक वगैरह हुआ, उसके बाद फिर पठानकोट में 2017 के शुरू में हो गया, तो उस सब चीजों को देखते भारत ने क्या किया, जब तक आतंकवाद रहेगा तब तक हम पाकिस्तान के साथ कोई सहयोग नहीं करेंगे, या फिर जो और पड़ोसी देश हैं उन्होंने भी इसे अपने लिए खतरा माना, क्योंकि उनके देशों में भी इंटरफेयर पाकिस्तान का बढ़ रहा था। इस वजह से जो है वो सार्क जैसे जो संगठन है उसमें उस पर इसका सीधा सीधा असर देखने को मिला। अब ये सार्क क्या है, क्या कैसे बना, इसकी क्या भूमिका है, ये हम आगे जब क्षेत्रीय संगठन पढ़ेंगे तब हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 2017 में सुर्खियों में था, इस वजह से ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया आपसे। ठीक है, तो यानी आतंकवाद के रूप में ये एक बड़ा खतरा है और बहुत सारे देशों के इंटरनल मैटर में पाकिस्तान है या उसकी पहुंच हो रही है, जिसकी वजह से जो सार्क जो संगठन है उस पर इसका सीधे तौर पर असर हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2017 का सॉरी 2016 में जो ये सुर्खियों में था, सॉरी, तो इस तरीके की चीजें आपको डायरेक्ट जो है पूछ लिया गया है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो एक प्रोजेक्ट मौसम है जो ये फॉरेन पॉलिसी का एक इनिशिएटिव है, यानी जो भारत ने
ये एक तरह का लिया कि नेबरहुड पॉलिसी को आगे प्रोसीड करने के लिए, फर्दर उसको आगे मजबूत करने के लिए। तो ये कितना कारगर साबित हुआ है भारत की जो विदेश नीति को शेप करने में, खासतौर पर जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध है उनको मजबूत करने में। ठीक है, ये क्वेश्चन ये आपका देखो इसमें हिंदी में भी है, तो आप पढ़ सकते हैं। कुछ इसके रणनीति आयाम भी हैं क्या, मेनली तो पूछने का इसका मकसद यही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें प्रोजेक्ट मौसम के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम कुछ लिख पाएंगे। ठीक है, तो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चन फिर से पाकिस्तान के बारे में पूछ लिया कि जो टेररिज्म जैसी चीजें हैं वो भारत पाकिस्तान के संबंधों को हमेशा से बिगाड़ती रही है। ठीक है, म्यूचुअल डिस्ट्रेस वगैरह सब हो जाता है टेररिज्म की वजह से। ठीक है, जो म्यूचुअल रिलेशन है वो खराब हो जाते हैं। लेकिन जो स्पोर्ट्स है और जो कल्चरल एक्टिविटीज है वो क्या भारत पाकिस्तान के संबंधों को मजबूत कर सकता है, या सॉफ्ट पावर के तौर पर वो कुछ हेल्प कर सकता है कि भारत पाकिस्तान के संबंध सुधर जाएं? जैसे क्रिकेट वगैरह मैच वगैरह होते हैं, ठीक है, तो क्या ये चीजें भारत पाकिस्तान के संबंधों को बेहतर कर सकती हैं? क्रिकेट मैच हो, या वहाँ के कलाकार यहाँ पे आके कुछ करें, या यहाँ के कलाकार वहां पे जाके कुछ परफॉर्मेंस वगैरह दें। यानी जो कल्चरल टाइज है, क्या वो दोनों के देशों के संबंधों को वास्तविक रूप में मजबूत कर सकता है? ये क्वेश्चन पूछने का मतलब इसका मुख्य आधार है कि जिस तरीके से टेररिज्म की वजह से संबंध बिगड़ते हैं, तो क्या वैसे ही जो कल्चर की वजह से क्या संबंध सुधर भी सकते हैं? इस पर आपको इस तौर पर चर्चा करनी, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि दोनों देशों में ऐसे तत्व हैं जो ये सोचते हैं कि भाई दो देशों के बीच में अगर कट ऑफ हो गया तो पूरी तरीके से हो जाए, फिर वो क्रिकेट मैच भी नहीं होना चाहिए, फिर वो दोनों देशों के बीच में जो फिल्मी कलाकारों का जो आवागमन एक देश से दूसरे देश में होता है या टूरिस्ट के तौर पर होता है, किसी भी और चीज के तौर पर, वो होना ही नहीं चाहिए। कुछ ऐसे लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि भाई टेररिज्म का ऑल्टरनेट तो ये है कि कल्चरल टाइज किए जाएं, इन सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए जाएं, ताकि देखो कुछ ही लोग तो हैं जो संबंध बिगाड़ना चाहते हैं, बाकी देश की तो जनता यही चाहती है कि दोनों देशों के बीच में सौहार्द स्थापित हो, ठीक है, अच्छे संबंध बने, राइट। तो ये चीजें हैं। ये समझ आ रहा है आप लोगों को, या कुछ डिफिकल्ट लग रहा है? सर आ रहा है समझ। सर आ रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पर हम लोग अभी इसको तो 2015 तक के हमने क्वेश्चन देख लिए हैं, 22, 21, 19, 17, 16, 15। ठीक है, आगे हम और इसको देखेंगे, और ये मैं ग्रुप पे आपको शेयर भी कर दूंगा, तो आप लोग अपनी तरफ से भी देख लेना इस तरह की चीजों को। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। क्वेश्चन पेपर इसलिए डिस्कस हम कर रहे हैं आपके साथ, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आने पाए, और आप ये समझ लो कि वास्तव में यूपीएससी की डिमांड क्या है इंटरनेशनल रिलेशन को लेके, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम आपको पढ़ा पाएं और आप अपने प्रिपरेशन भी कर पाएं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई आपका डाउट है, कुछ आपका सजेशंस हैं, या कोई आपको क्वेश्चन करना है या कुछ और कहना है, तो यू आर फ्री टू से एनीथिंग। बताइए कुछ न्यूज़पेपर, कोई न्यूज़पेपर वगैरह को लेके आपका डाउट हो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है अभी भी, या कुछ और क्वेश्चंस हो, और क्या किया जा सकता है प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, वो सब चीजें तो मैं साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट हो तो आपके साथ हम शेयर भी कर देंगे। सर चंद्रमोहन बोल रहा हूँ सर मैं। यस चंद्रमोहन सर, मेरे कहने का अर्थ ये है सर, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो द हिंदू पढ़ लेंगे, हाँ, या ठीक कुछ है। और भी इंग्लिश पेपर पढ़ लेंगे, और हिंदी हाँ, मीडियम वाले के लिए कौन सा पेपर जैसे कि अच्छा रहेगा आपके हिसाब से, कौन सा आप सजेस्ट करना चाहोगे सर? देखो मैंने आपको उसी दिन कहा था डे 1 ही कि कोई भी न्यूज़पेपर अपने आप में संपूर्ण नहीं है, ठीक है, आप ये समझ लीजिए। कोई भी एक स्टैंडर्ड सोर्स है ही नहीं कि जो द हिंदू पढ़ रहे हैं, ये तो एक मिथ बन गया भाई कि हिंदू पढ़ने से ही आपका क्वालिफाई होगा, या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने से ही कुछ क्वालिफाई होगा। आप देखते हो यूट्यूब पे अक्सर वो बनाते भी हैं वीडियोस वगैरह कि द हिंदू की समरी, इंडियन एक्सप्रेस की समरी, ये समरी वो समरी, डेली करंट अफेयर्स द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से।
और पता चला कि प्रीलिम्स में उनके कोई क्वेश्चन ही कहीं और से आ रहे हैं जो द हिंदू और एक्सप्रेस में आए ही नहीं। इसलिए मैं कोई एक स्टैंडर्ड सोर्स यूपीएससी की प्रिपरेशन में खास तौर पर ऐसे विषय पर जो कि करंट अफेयर से टोटली रिलेटेड है, ठीक है, इसमें कोई स्टैटिक पार्ट है ही नहीं इसका। आपसे ये पूछेंगे नहीं कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना, ठीक है, या संयुक्त राष्ट्र संघ के बनने के कौन से कारण थे। वो तो ये पूछेंगे कि भारत इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में जो स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है उसके क्या निहितार्थ हैं, ठीक है, या फिर जो अभी ब्रिक्स में 6 सदस्य देशों को ऐड किया गया है, ठीक है, उससे भारत को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या इसमें चाइना के जो फेवर वाले देश है क्या उनकी ज्यादा एंट्री होगी, या भारत कैसे अपने आप को और ज्यादा प्रोपोगेट कर सकता है और चीजों को लेके, ठीक है, या G20 पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। वो सब आएंगे नहीं कि दूसरे विश्व युद्ध के कारण क्या थे, वो अगर उनका कोई संबंध आज के दौर में है तो जरूर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्टैटिक पार्ट जो है यानी पुराना जो चीजें हैं वो इस पेपर में डिमांड नहीं करता है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ जिसमें वही सब चीजें हैं। अब देखो आज के न्यूज़पेपर की घटना को जो द हिंदू में क्वेश्चन जो चीजें आई, आप किसी भी हिंदी के न्यूज़पेपर को उठा के देखिए, उनमें लगभग वो चीजें अक्सर आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। हो सकता है एक आध और चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल जाए या कम मिल जाए, यही होता है। लेकिन जो मेन चीज है जैसे जो मालदीव और श्रीलंका, मालदीव और इंडिया के बीच की जो बात है वो है आपकी, वो सभी न्यूज़पेपर में मिलेगी, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज है, आप न्यूज़पेपर जो भी पढ़िए उससे सही से पढ़िए, ठीक है। कोई फिक्स और स्टैंडर्ड सोर्स मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि ये है, और ना मैं ऐसा खुद भी मानता हूँ कि जहां हिंदू नहीं पहुंचता क्या वहां से IAS नहीं बनते हैं भाई। तो इसलिए द हिंदू कोई वो नहीं है कि उसे पढ़ना जरूरी है। तो आप जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, ये देखिए कि वो जो यूपीएससी के सिलेबस को कहाँ तक फुलफिल कर पा रहा है, ठीक है। मैंने बताया ना कि आपको कंपाइलेशन भी बहुत सारे पोर्टल्स पे बनते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स वगैरह के। जब मंथ के एंड में एक बार आप वो उठा के देख लेना, ठीक है। लेकिन रोज तो आप कुछ ना कुछ अपने लेवल पे जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो उसी पे विश्वास, ठीक है। बाकी कहीं और जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब चीज कवर अप तो नहीं कर सकते। आप द हिंदू भी पढ़ लो, फिर कल कोई बोलेगा कि द हिंदू से अच्छा, तो आजकल ये भी एक चीज सुनने में आ रही है कि द हिंदू से अच्छा तो कहीं इंडियन एक्सप्रेस में चीजें कवर अप होती हैं। तो क्या हम द हिंदू को छोड़ के इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना शुरू कर दें, या फिर इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू एक साथ पढ़ना शुरू कर दें? तो जहाँ 2 घंटे में द हिंदू खत्म होता है 2 घंटे फिर इंडियन एक्सप्रेस भी लेगा, तो 4 घंटे तो मैं न्यूज़पेपर को ही दे दिए। पढ़ने का जो हमारा टाइम था वो 2 घंटे और कम हो गया, ठीक है, और कुछ हाथ पल्ले लगा भी नहीं, क्या फायदा फिर उसको पढ़ने का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही है मित्र कि आप जो है जो पढ़ रहे हैं, दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, नव भारत टाइम्स हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, कुछ भी हो, पढ़ते रहिए, ठीक है। बस ये देखिए वो आपके सिलेबस के है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है या नहीं। अगर जो नहीं है तो स्किप कर दीजिए। ऐसा कुछ आपसे छूटने वाला नहीं है जो और न्यूज़पेपर में आया और वो आपको ना मिले। बड़े लेवल पर देखिए, देखो माइन्यूट लेवल पर तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इन न्यूज़पेपर में भी नहीं आती, कई बार फिर वो भी चीजें पूछ ली जाती हैं। तो भाई आप सोचो ना 200 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, तो जरूरी आपको 100 में से 100 करने हैं ना, आप कर पाओगे कभी? भाई आप ये देख लो कि आपको एक कट ऑफ क्वालिफाई करनी है, ठीक है। अब तो कट ऑफ का ऐसा हाल हो गया है कि 80, 85, 88 पे ही जो है रथ रुक जाता है। तो यानी अगर आपने 100 में से 45 क्वेश्चन सही कर दिए नेगेटिव वगैरह को मिला के भी, तो आपको सिलेक्शन हो गया प्रीलिम्स में, ठीक है। तो आप ये चिंता कीजिए ही मत। और मेंस के हिसाब से तो चीजें बहुत जेनरिक आती हैं, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आता ही नहीं कि वो यहाँ पे डिस्कशन हुआ और वहां पे ना हुआ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। प्रीलिम्स में हो सकता है एक आध क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाएं या मैथ बेस्ड आ जाएं, कुछ ऐसी चीजें आ जाएं जो आप हो सकता है कि कई बार वो आप ना पढ़ पाए हों। पर मैंने वही बोला ना कि 100 में से 100 करने की जरूरत थोड़ी ना है, आपको तो उतना ही करना अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से कि जितना आप कट ऑफ क्वालिफाई कर लो, ठीक है। तो प्रिपरेशन वैसे ही कीजिए, जरूरी नहीं कि आप 100 में से 100 के पीछे भागोगे, 100 में से 100 के पीछे भागोगे तो चीजें बिगड़ेंगी, सही नहीं होंगी, ठीक है। जो पार्ट आपका बेस्ट है उसे स्ट्रॉन्ग करते चलिए, ठीक है। बाकी और आप पढ़ते रहिए, फिर टाइम के साथ साथ हम लोग और चीजें करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपका कुछ ठीक है और सर। सजेशन
कोई और डाउट किसी का? नो सर। अच्छा, बोर तो नहीं हो गए? क्योंकि 6 बजे से सर ने मेरे को बताया आप लोगों की क्लासेस चल रही थी और अब तक 9:15 हो गए हैं। नो नो सर। नो सर। ठीक है, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगे ना कि चीजें ठीक है कि कुछ ऐसा हो रहा है कि बोर हो रहा है, तो आप